नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर, जहां पर दोस्तों GSW1 प्लेटफॉर्म्स देश का लेटेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली 340 करोड़ रुपीस की फंडिंग उठाई है, जिसके चलते उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर गई है। दोस्तों GSW1 प्लेटफॉर्म्स एक ई कॉमर्स स्टार्टअप है GSW ग्रुप का, जिन्होंने पिछली बार अप्रैल 2023 में फंडिंग उठाई थी और तब से देखा गया है कि लगातार इनकी वैल्यूएशन और बिजनेस ग्रो ही होता गया है। और इसी कारण अब नई फंडिंग के चलते इनकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 3 गुना जंप कर गई है, जो $1 बिलियन को काफी इजीली क्रॉस कर गई है। एग्जैक्ट तो नहीं बताया गया है कि कितनी की वैल्यूएशन हुई है, लेकिन यूनिकॉर्न ये बन जाते हैं। नई फंडिंग का इस्तेमाल स्टील और सीमेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर ये स्पेंड करेंगे। अब ये दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा एक और प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है कोची के वाटर बेस को लेकर, और यहाँ पर वो कोची के वाटर चैनल्स को ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। दोस्तों ये प्रोग्राम इंटीग्रेटेड अर्बन रीजनरेशन और वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओवरऑल इस फेज के ऊपर 3,716.1 करोड़ रुपीस खर्च करके कोची के 6 मेन कनाल्स को वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें बेरंदूर, चिलावनूर, हिडापल्ली, धिवारा, कोंथुरुथी और मार्केट कैनाल, इन 6 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन सभी कैनाल्स की भी वाइडनिंग और ड्रेजिंग का काम किया जाएगा, ताकि आगे चलकर वाटर मेट्रो यहाँ पर काफी इजीली ऑपरेट हो पाए। होपफुली बहुत जल्द इन कैनाल्स के थ्रू भी आपको वाटर मेट्रो ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट शिप बिल्डिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 स्टेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग को लेकर, और अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देश में शिप बिल्डिंग को एक बड़ा पुश देने वाली है। दोस्तों शिप बिल्डिंग को लेकर भारत सरकार लंबे समय से भी बातचीत कर रही है। बजट के दौरान भी इसको लेकर एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड अनाउंस किया गया था, और अब फाइनली उसके ऊपर काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में थूथुकुडी को एक फैसिलिटी के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां पर इनिशियली 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में दुग्गराजपट्टनम को सिलेक्ट किया गया है, जहां पर शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग का काम किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आ सकती है। सिमिलरली गुजरात में कांडला पोर्ट के आसपास क्लस्टर तैयार किया जाएगा, जहां पर 27,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भी भारत ने भी नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के एरिया में एंट्री कर दी है, और अब हमारे देश में भी 3 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप्स की डिजाइनिंग की जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के एरिया में भारत अच्छा खासा आगे है पूरी दुनिया के मुकाबले। इसी को सपोर्ट करने के लिए ही ये 2 नए सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर्स देश में ओपन किए गए हैं हमारे IT मिनिस्ट्री के द्वारा। इनमें से एक नोएडा में बनकर तैयार हुआ है, जबकि दूसरा बेंगलोर में बनकर तैयार हुआ है। और ऐसा देश में पहली बार होगा कि 3 नैनोमीटर के चिप्स भारत में डिजाइन किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक 5 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर तक के चिप्स हमने डिजाइन कर रखे हैं, जो अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ये उससे भी आगे की बातचीत है, क्योंकि जितना कम यहाँ पर नैनोमीटर होता है, उतना ये काम और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जो अब भारत में किया जाएगा। होपफुली इस तरह के हमें और डिजाइन सेंटर्स भारत में देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जिन्होंने मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच में चलने वाली वंदे भारत को भी अपग्रेड कर दिया है, और अब इसमें और पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने के लिए 4 नए कोचेस को ऐड किया गया है। दोस्तों मुंबई गांधीनगर वंदे भारत अभी तक 12 कोच के साथ में ऑपरेट हुआ करती थी, पर क्योंकि ये काफी हाई ट्रैफिक रूट है और काफी लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे थे कि इसमें सीटिंग कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए, तो इसी कारण 4 नए कोचेस यहाँ पर ऐड किए गए हैं। हालांकि पहले टेम्पररी बेसिस पर ये काम किया गया था, लेकिन अब ये परमानेंट बेसिस पर कर दिया गया है, और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा खुद ही बताया गया है कि ये परमानेंट है। इसके चलते इस ट्रेन की सीटिंग कैपेसिटी 312 सीट से और इंक्रीज हो जाएगी, और होपफुली अब ये और लोगों को कैरी कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा गुंटूर हैदराबाद हाईवे को एक 4 लेन के रोड में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसको लेकर अभी उन्होंने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों गुंटूर हैदराबाद हाईवे अभी एक 2 लेन का रोड है, जिसको रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जब इसकी एक बार 4 लेनिंग हो जाएगी, तो ये एक्चुअल में एक 4 लेन का हाईवे होगा। पिछले ऑलमोस्ट 2 दशकों से प्लानिंग की जा रही है कि इसको एक 4 लेन के रोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन कभी काम स्टार्ट हो ही नहीं पाया था। अब फाइनली यहाँ पर होगा। 49 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पर 881 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। NHAI के द्वारा भी यहाँ पर लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया गया है, टेंडर भी दे दिए गए हैं, और अब यहाँ पर ग्राउंड वर्क मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि 2 से 2.5 सालों के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से है, जहाँ पर दोस्तों इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने जा रही है, और इसको लेकर उन्होंने श्रीनगर में उनका एक नया ऑफिस सेटअप कर दिया है। दोस्तों इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाऊं, तो आज से ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले मार्च के आसपास जम्मू एंड कश्मीर सरकार और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ था इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर, जहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि चेनाब, रावी और झेलम, इन 3 रिवर्स को वाटरवेज के रूप में डेवलप किया जाएगा, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म के लिए। और अब उसी को लेकर ही इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उनका ऑफिस ओपन किया गया है। जब कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम में पहला स्टेप है 10 लोकेशंस यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाएंगी फ्लोटिंग जेटी सेटअप करने के लिए,
इसके अलावा ड्रेजिंग, नेट नेविगेशनल एड्स और हाइड्रोग्राफिक सर्वे यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट किए जाएंगे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ताकि विजुअल्स यहाँ पर स्मूथली ऑपरेट होते रहें। पॉसिबली आप कह सकते हैं कि इस साल के अंदर अंदर आपको ये वाटरवेज ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल लाइन को लेकर एक और अपडेट हमारे सामने निकल कर आया है। और अब ये बताया गया है कि बिहार की भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको लेकर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो गया है। दोस्तों बेसिकली हाई स्पीड रेल लाइन दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन का एक एक्सटेंशन होगा, जो उसी के साथ में कनेक्टेड होगा। अभी हमारे देश में जो पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, वहां पर एनएचआरसीएल को लैंड एक्विजिशन के दौरान कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो आगे चलकर जो देश में नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, उनमें लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी कारण शुरुआत से ही एनएचआरसीएल यहाँ पर लैंड को लेकर सभी काम कंप्लीट कर देगी। अभी यहाँ पर बताया गया है कि हर जगह पर लैंड मार्किंग का काम किया जा रहा है, ताकि पहले से लोगों को ये पता रहे कि यहाँ पर लैंड एक्वायर की जाएगी और यहाँ से हाई स्पीड लैंड पास होगी। आज से कुछ हफ्ते पहले पटना में सेम काम किया जा रहा था, और अब भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के जगदीशपुर ब्लॉक में काम स्टार्ट किया गया है। जगदीशपुर ब्लॉक के कई सारे विलेजेस जैसे कि भतौली, भीमवा, चकवा, हरदिया, हरिगांव और तुलसी, इस तरह के कई सारे विलेजेस में से ये कॉरिडोर पास होगा। और अभी इन सभी विलेजेस में लैंड मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। डीएम के द्वारा इसको लेकर एक पब्लिक नोटिस भी इशू कर दिया गया है। एक बार जब यहाँ पर लैंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद लैंड एक्विजिशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में स्पेसिफिकली बैकुला जू के अंदर एक एक्वारियम को सेटअप करने जा रही है, और इसको लेकर उन्होंने टेंडर अवार्ड करने का काम कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों ये एक्वारियम एक टनल एक्वारियम होगा, जिसका शेप एक डोम की तरह होने वाला है। 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा, और पेंगुइन एग्जिबिट के बिल्कुल बगल में इसको बनाया जाएगा, जहां पर 2 वॉक थ्रू टनल्स होंगी, जहां लोगों को कोरल स्पीसीज और डीप ओशन फिशेस देखने को मिलेंगी। डोम के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पर एक्रेलिक ग्लास का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इसके आर पार भी लोग काफी इजीली देख पाएंगे। एसकेएस करकला इंफ्राप्लेट्स को यहाँ पर टेंडर दिया गया है, जिसकी वैल्यू 62 करोड़ रुपीज की है। इस टेंडर के अंतर्गत इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पेंगुइन एग्जिबिट है, उस फैसिलिटी को भी इनके द्वारा रिफर्बिश किया जाएगा, जिसके चलते उसकी लुक और बेहतर हो जाएगी। ओवरऑल टारगेट ये है कि 1 साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली को पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिल गया है स्पोर्ट्स के एरिया में, और अभी दिल्ली के एलजी के द्वारा इसको इनोवेट करके ओपन कर दिया गया है। दोस्तों इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारका सेक्टर 8 में बनकर तैयार हुआ है, जहां पर कई सारी इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज तैयार की गई हैं। इंडोर फैसिलिटीज में वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, योगा और एरोबिक्स के लिए डेडिकेटेड स्पेसेस तैयार की गई हैं, जबकि आउटडोर स्पेसेस में लॉन टेनिस के लिए 6 सिंथेटिक टर्फ कोर्ट्स, 4 बास्केटबॉल कोर्ट्स, 2 कोर्ट्स नेटबॉल और वॉलीबॉल के लिए, और 4 कोर्ट्स पिकलबॉल के लिए तैयार की गई हैं। ओलंपिक साइज का एक स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ऐसी कुछ चीजें भी यहाँ पर बनकर तैयार हुई हैं। रिफ्रेशमेंट को लेकर भी यहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज बनाई गई हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट जैसी चीजें यहाँ पर तैयार हुई हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि ओवरऑल ये 23.3 एकर्स के एरिया में फैला है, और अभी इसका सिर्फ पहला फेज ही ओपन हुआ है, जो पब्लिक यूज के लिए तैयार है। आगे चलकर यहाँ पर और कई सारी फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। आज की जो आखिरी अपडेट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट हमारे सामने निकल कर आई है, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक और ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स लगातार हर साल ऊपर की तरफ ही ग्रो करते जा रहे हैं। अच्छी खासी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये ऑल टाइम हाई 21,083 करोड़ रुपीस पर थे, और अब उस रिकॉर्ड को भी हमने तोड़ दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये 23,622 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड किए गए हैं। ईयरली बेसिस पर 12.04% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। इसमें से 15,233 करोड़ रुपीस प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है, जबकि बचा हुआ हमारे डिफेंस पीएसयूज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है 8,500 करोड़ रुपीस के आसपास। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स हैं, उनके नंबर भी 17% से ग्रो हुए हैं, यानी कि हर साल जो नई नई डिफेंस कंपनीज हैं वो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।